Hello, बच्चों. This is Dolly Sharma, your own chemistry ma'am. Welcome you all to the amazing platform of Physics वाला. So, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी. So, मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करवाने थे. दैट्स वाई आज का सेशन मैंने आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड किया है ताकि मैं ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकूं. समय की सीमा थोड़ी सी कम है और मैक्स टू मैक्स कंटेंट आपका कवर हो जाए वाया रिविजन. तो बेटा सबसे पहले लास्ट सेशन जो लास्ट सैटरडे हुआ था उसमें हमने कवर किया था केमिकल इक्विलिब्रियम को. केमिकल इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा टॉपिक पेंडिंग रह गया था, दैट इज ली चैटलियस प्रिंसिपल. बाकी सब पे हमने सवाल प्रैक्टिस किए थे. तो आज हम ली चैटलियस प्रिंसिपल का वो क्वेश्चन प्लस आयनिक इक्विलिब्रियम को पूरा रिवीजन करने वाले हैं वाया क्वेश्चंस. तो आप जैसे भी अपना पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, बेटा क्वेश्चंस आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस. वो जितने भी स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि यार मैम हम रिवीजन तो बहुत अच्छे से करके जाते हैं लेकिन जब पेपर सामने आता है तब सवाल नहीं बनते और घर जाके सवाल बनते हैं, एक ही बार में बन जाते हैं. तो ऐसा क्या वो ड्यूरेशन रहता है कि टेस्ट में सवाल नहीं बन रहे हैं और उससे पहले बन जा रहे हैं? इकलौता रीजन है इसके पीछे कि बेटा जब आप तैयारी कर रहे होते हो, जब आप रिवीजन कर रहे होते हो तो आपके सामने अपने कॉपी के नोट्स होते हैं. जब आप सवाल प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आपके पास आपके सामने कॉपी के नोट्स होते हैं. लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है वो 45 क्वेश्चंस का, एट दैट टाइम आपके पास कोई हिंट नहीं होती, कोई ऑप्शन नहीं होता. तो उसके लिए आपको अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ाओ. और क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ाने का बेस्ट फॉर्म होता है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को गो थ्रू करना. तो यही अपना प्लान है बेटा इस सीरीज का. दैट्स वाई एवरी सैटरडे, चाहे वो जेई एडवांस का हो, जेई मेंस का हो, नीट का हो या मेरे द्वारा क्रिएटेड क्वेश्चन हो, वो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ ताकि आप मैक्स टू मैक्स अच्छे से उसकी तैयारी कर सकें. सो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना आज का सेशन. आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप रिवीजन करके आए होंगे. लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपना पहला सवाल जो कि बिलोंग कर रहा है, दैट इज फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम. अब भाई आज पोल तो नहीं हो पाएगा लेकिन क्वेश्चन काफी ज्यादा कवर हो पाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो पाएगी. सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर क्या है, क्या कह रहा है सवाल, और इसके थ्रू मैं आपको पूरा ली चैटलियस प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर दूंगी. क्वेश्चन कह रहा है दैट इन द फॉलोइंग सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर जहां पर PCl5 इक्विलिब्रियम में है PCl3 और Cl2 के साथ, अपॉन एडिशन ऑफ जिनॉन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ, यानी कि इनमें से क्या होने वाला है. आपको 4 ऑप्शन दे दिए. तो ये जो क्वेश्चन है ये किस पे बेस्ड है बेटा? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, जो कि क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? वो ये कहता है कि मान लो कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, हम एक सिस्टम ले लेते हैं. मान लो A प्लस बी इज एन इक्विलिब्रियम विथ C प्लस डी. तो कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और इस केस में अगर कोई एक्सटर्नल चेंज अप्लाई किया जाए, अगर इस केस में कोई एक्सटर्नल चेंज अप्लाई करोगे तो इक्विलिब्रियम उसका जस्ट रिवर्स करेगा और उसका रिवर्स करने के लिए वो अपनी डायरेक्शन को बताएगा. तो यहां से हम लोग प्रिडिक्ट करना सीखते हैं कि कब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन को फेवर करेगा. तो भाई डायरेक्शन तो 2 ही हो सकती है. पहला दैट इज फॉरवर्ड, अगर रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाती है तो हम उसे कहते हैं दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, जहां पे ए और बी रिएक्टेंट की तरह बिहेव करते हैं और सी और डी प्रोडक्ट की तरह बिहेव करते हैं. लेकिन जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो उस टाइम पे सी और डी आपके बिहेव करते हैं बेटा रिएक्टेंट की तरह और ए एंड बी बिहेव करते हैं प्रोडक्ट की तरह. सो नाउ इन दैट केस यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स थे जो इसे अफेक्ट करते हैं. फैक्टर नंबर 1 क्या था जो इसे अफेक्ट करता है? भाई हमने फैक्टर्स पढ़े थे और पहला फैक्टर था दैट इज कॉन्सेंट्रेशन. और कॉन्सेंट्रेशन में हमने क्या पढ़ा था? मान लो हम अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन क्या करेगा? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम करेगा. और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम करनी है
तो रिएक्टेंट को किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को जो एक्सटर्नल चेंज अप्लाई किया जा रहा है उसमें कम किया जाए तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? उसका जस्ट रिवर्स। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को अगर बढ़ाना है तो रिएक्शन को चलना पड़ेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तब रिएक्टेंट इंक्रीज होगा और इधर सी और डी डिक्रीज होगा। तो उस केस में रिएक्शन डायरेक्शन प्रेफर करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज किया जाए, प्रोडक्ट बढ़ाया जा रहा है, इक्विलिब्रियम इसका उल्टा करेगा, जस्ट रिवर्स, उसकी कंसंट्रेशन को कम। अगर प्रोडक्ट की मात्रा कम करनी है, रिएक्शन की डायरेक्शन बैकवर्ड। और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज की जा रही है तो इन दैट केस में रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड, क्योंकि प्रोडक्ट अगर कम किया जा रहा है तो प्रोडक्ट को बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। नेक्स्ट फैक्टर था बेटा दैट इज इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग वॉल्यूम। अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो अब इस केस में डिपेंड करता है कि मोल रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की किधर ज्यादा है। बस आपको इतना देखना है कि रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा। रिएक्शन मूव टूवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल। रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां पर नंबर ऑफ मोल क्या है बेटा? कंपेरेटिवली कम है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहां पर टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर में भी वही होता है बेटा कि रिएक्शन कैसी है। अगर रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है यानी कि डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। अगर ऐसे केस में तापमान बढ़ाया जाए तो ये तो फेवरेबल हो गया, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर आपका रिएक्शन निकला दैट इज एक्सोथर्मिक, जो कि ऑलरेडी हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रहा है, उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इफेक्ट की, है ना, किसी भी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन, दैट इज इनर्ट गैस एडिशन। भाई इनर्ट गैस क्या होती है? एक ऐसी रिएक्टेंट कोई ऐसा हम ऐड करें रिएक्शन के अंदर जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। तो बेटा इनर्ट गैस अगर ऐड हो रही है, इनर्ट गैस एडिशन हो रहा है एट, इसमें भी दो कंडीशन है। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है जैसा कि यहां हो रहा था, एडिशन ऑफ जिनॉन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तब तो कोई इफेक्ट नहीं होता बेटा। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर है सो इन दैट केस रिएक्शन मूव करती है टुवर्ड्स हायर नंबर ऑफ मोल। यहां पे रिएक्शन किधर जाती है बेटा? टुवर्ड्स हायर नंबर ऑफ मोल, जिधर नंबर ऑफ मोल की संख्या ज्यादा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और इफेक्ट होता है बेटा, दैट इज फिफ्थ वन, जिसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? वो रिएक्शन के ऊपर लिखा हुआ रहता है। वो एक ऐसी स्पीसीज है जो रिएक्शन की रेट को ऑल्टर करता है, बढ़ाता है और घटाता है। तो अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन की रेट को बढ़ा रहा है तो बैकवर्ड की रेट को भी बढ़ाएगा, तो वो इक्विलिब्रियम को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करता। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तो बेटा ली चैटलियस प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आता है तो आप इस फ्लो चार्ट से उस सवाल को विदाउट एनी डाउट कवर कर सकते हो। सो दैट इज द चार्ट, और ये रह गया था अपना लास्ट सेशन में, उसको आज हमने कवर कर लिया है। अब आप बताइए क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या होगा अगर इनर्ट गैस जिनॉन को ऐड किया जा रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो इतना क्लियर था कि भाई होना क्या है, रिएक्शन मूव करेगी। भाई रिएक्शन किधर मूव करेगी? रिएक्शन मूव करेगी टुवर्ड्स द हायर नंबर ऑफ मोल्स।
तो कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 यहां पर क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। PCl5 इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि PCl5 इंक्रीज तब ना होता जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होता। Cl2 विल डिक्रीज नहीं, क्लोरीन डिक्रीज क्यों होगा, क्लोरीन एज अ प्रोडक्ट है तो वो तो इंक्रीज होगा। PCl5, PCl3, Cl2 रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा तो तब होता अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होता, यहां पर कांस्टेंट प्रेशर है, सो PCl3 विल इंक्रीजेस। क्लियर है बेटा? ये फ्लो चार्ट से आप ली चटलियस प्रिंसिपल का कोई भी सवाल कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल जो है दैट इज अगेन फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से जो सवाल आने की पॉसिबिलिटी होती है बेटा, चाहे नीट में चाहे जेई में, क्वेश्चन में बेटा जो पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, वो है बेटा दैट इज पीएच, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ H प्लस आयन, जो कि किसके बराबर होता है बेटा, दैट इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस। इस चैप्टर में लॉग का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज काफी ज्यादा हैं, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूला अप्लाई करना कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाता है। अगर इस चैप्टर की मैं शुरुआत करूं तो सबसे पहले है आपके पास एसिड बेस थ्योरी। बेटा अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना होगा तो यहां से भी आ सकता है। एसिड बेस को 3 तरीके से डिफाइन किया गया, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड और लीविस जी ने। आर्हेनियस जी ने कहा जो पानी में H प्लस दे सकता है वो एसिड है, और जो पानी में OH माइनस देता है वो बेस है। ब्रॉन्स्टेड जी ने कहा जो H प्लस डोनर है वो एसिड है, जो H प्लस एक्सेप्टर है वो बेस है। और लीस जी ने कहा कि जिसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने का, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो एसिड है, और जिसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का वो आपका बेस है। दैट इज ऑल अबाउट एसिड बेस थ्योरी। यहाँ से कॉन्जुगेट्स आते हैं, वो आपस में नेचर में अपोजिट होते हैं, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टर्म रिलेट होता है, फिर आप अल्फा की फॉर्म में इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन लिखना सीखते हैं, और फिर आपको इंट्रोड्यूस हो जाता है पीएच। पीएच प्लस पीओएच जो होता है वो 14 के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यानी कि जब कभी भी इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है या इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है, कैसे भी करके आप H प्लस से पीएच निकाल सकते हैं। अगर इंडिविजुअल वीक एसिड और इंडिविजुअल वीक बेस दे रखा है तो आप सी अल्फा का वैल्यू निकालकर पीएच निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको मिक्सचर दे रखा है एसिड बेस का तो वहां पर 3 तरह के पॉसिबिलिटीज बनती हैं। यानी कि अगर हमें पीएच निकालना है तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले कि केस कौन सा बन रहा है। जब जब मिक्सचर आ जाते हैं बेटा वहां पर पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। वहां पर हो सकता है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हो रहा हो, वहां पर हो सकता है सिंपल एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन हो, वहां पर हो सकता है बफर सॉल्यूशन हो। तो यहां से सवाल आने की पॉसिबिलिटीज होती हैं थ्योरेटिकली भी और न्यूमेरिकली भी। कई बच्चे आयनिक से इसलिए ही फोबिया रखते हैं, यार टफ है। टफ नहीं है, आसान है। एक बार रिवीजन करके आइए, बाकी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको रिवीजन कराती हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है सवाल? आई थिंक पहला क्वेश्चन पीछे रह गया है। यस, ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन कह रहा है an aqueous solution of HCl with pH 10। एक aqueous solution है HCl का। aqueous solution of HCl का क्या मीनिंग है बेटा? कि HCl है जहां पे सॉल्वेंट वाटर है, उसका pH आपको दे रखा है 1.0। बेटा pH किसके बराबर होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस के बराबर होता है। यानी कि आपको H प्लस का वैल्यू दे रखा है 10 टू द पावर -1। लिख सकते हैं इसको इस तरीके से यहां पर। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, इसको डाइल्यूट किया गया। इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग, क्या ऐड करके? इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना वो था उतना पानी और मिला दिया। इग्नोरिंग डिसोसिएशन ऑफ वाटर, अल्फा को इग्नोर किया,
अब बताइए पीएच इस सॉल्यूशन का कितना होगा। क्वेश्चन देने वाला भला मानुष उसने आपको log 2 का वैल्यू भी दे दिया। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो होता है ब्रैकेट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन को, जो किसके बराबर होती है? मोल अपॉन वॉल्यूम के। तो अगर ये हमारे पास कंसंट्रेशन है, इस केस में हमने क्या किया? वॉल्यूम ऐड किया है डाइल्यूट करने के लिए। कितना? जितना था उतना। और अगर 1 था तो अब वॉल्यूम कितना हो गया है? 2। तो ये आ गई हमारे पास ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, दैट इज 10 टू द पावर -1 अपॉन 2। अब हमें निकालना है pH। तो pH बराबर माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -1 अपॉन 2। अब इसको अगर ओपन करेंगे तो माइनस को बाहर रखते हैं। लॉग m अपॉन n को आप कैसे ओपन करते हो बेटा? लॉग m, यहां पे आप लिखोगे लॉग 10 टू द पावर -1 माइनस लॉग n। ना इन दैट केस माइनस बाहर है, log 10 टू द पावर -1 log m का पावर n ओपन करोगे n log m, यहां से वैल्यू आ जाएगी -1 क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3। कितना आ गया बेटा? आंसर विल बिकम 1.3। सो दैट इज द आंसर एंड करेक्ट आंसर हियर विल बिकम, दैट इज उसका pH कितना इंक्रीज हो जाएगा? इंक्रीजेस बाय 1.3, क्योंकि बेटा ऑलरेडी डाइल्यूट है, HCl एक्वस है, और H प्लस मिला दिया तो इसमें कंसंट्रेशन डबल हुआ है, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो हमने वॉल्यूम की वैल्यू को डबल कर दिया, जितना था उतना। तो करेक्ट आंसर हियर विल बिकम ऑप्शन बी। क्लियर टू ऑल? अगला सवाल देखते हैं बेटा क्या बोल रहा है। सी, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बड़ा ही इजी सा टॉपिक है ये भी बेटा। सॉल्युबिलिटी इज सिंपली द कंसंट्रेशन, अगर हम बात करते हैं किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ उसके लिए लिखा जा सकता है जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो। एग्रीड? तो यहां पे ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मोलर सॉल्युबिलिटी एस ऑफ जिरकोनियम फॉस्फेट विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्वेश्चन देने वाले ने आपको फॉर्मूला दे रखा है Zr3PO4 होल 4। ना इन दैट केस आपको ये भी बता रखा है किस पे कितना चार्ज है। आपसे मोलर सॉल्युबिलिटी का वैल्यू पूछा है, तो सबसे पहले आपको सॉल्ट को ओपन करना आना चाहिए। अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को पानी में डाला जाएगा तो ये किस तरीके से डिसोसिएट होगा? दैट इज 3 कैटायंस ऑफ Zr चार्ज +4, क्योंकि कोई भी कंपाउंड कैसे डिसोसिएट होता है बेटा? अगर उसका फॉर्मूला AXBY है तो हम यहां पे लिख सकते हैं x a की पावर +y प्लस y b की पावर -x। एग्रीड? नाउ 4 फॉस्फेट एनायंस है जिसपे चार्ज -3 है, तो इसका S की फॉर्म में लिखने का स्टेप क्या होता था बेटा? इधर आ जाएगा 3s और इधर आ जाएगा 4s। अगर आप इस रिएक्शन के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखोगे तो आप उसे क्या लिखोगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ Zr +4 की पावर 3 इंटू सॉल्युबिलिटी ऑफ फॉस्फेट की पावर 4। वैल्यूज पुट कर देते हैं। Zr कितना है बेटा? 3s, 3s का हो गया क्यूब और 4s की पावर हो गई 4, दैट इज इक्वल्स टू KSP। तो KSP बराबर कितना आ गया? 3 3 9, 9 3 27, 4 4 16, 16 4 64, 64 4 256, 256 इंटू 27 करेंगे, यहां से आ जाएगा 6912 इंटू S की पावर 7। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों S को क्या लिख सकते हैं? दैट इज KSP अपॉन 6912 होल दी पावर 1/7। देख लीजिए बेटा कौन सा आंसर ऑप्शन से मैच कर रहा है। सो करेक्ट आंसर हियर विल बिकम ऑप्शन डी। क्लियर टू ऑल? बेसिक क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से भी सवाल बनता है। इस टॉपिक को भी यहां लिखे देती हूं बेटा।
है ना, ये इन सब से अलग है, लेकिन इससे सवाल बनते हैं। कभी कभी पीएच और पीओएच देकर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेट करके पूछ लेता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो मैंने आपको क्लियरली ना टॉपिक्स भी लिख दिए हैं कि आप इन टॉपिक्स को रिवाइज करिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, सारे सवाल आपसे बनेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखना बेटा। कभी कभी क्वेश्चन हमें लगता है न्यूमेरिकल बेस्ड है, लेकिन कभी कभी वो थ्योरेटिकल होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है, रिकॉल करिए और आंसर करिए। क्या कह रहा है सवाल कि जो पीएच है वाटर का, वो आपको गिवन है 7। आपको वाटर का पीएच गिवन है 7। अगर वाटर को हीट किया जाता है, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है 80 डिग्री सेल्सियस से, तो बताइए पीएच के साथ क्या होगा। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन बराबर मोल बाय वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, और अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो पीएच तो डिक्रीज होगा ही होगा। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ध्यान से पढ़ो एक बार सवाल को। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा इसका सॉल्यूशन है। भाई पीएच के बारे में बात कर रहा है ना, तो आपको ये तो पता ही है कि के की वैल्यू के बी की वैल्यू टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। सो यहां पर अगर तापमान बढ़ाया जाएगा तो उस केस में H प्लस की कंसंट्रेशन उतना ज्यादा डिक्रीज होगी और पीएच उतना डिक्रीज होगा। सो करेक्ट आंसर हियर विल बिकम डिक्रीज, नॉट इट विल नॉट रिमेन सेम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अभी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अभी अभी हमने किया है, तो ये सवाल आप अपने आप करेंगे, क्योंकि केएसपी और एस के रिलेशन पे बेस्ड कई सवाल आते हैं और बहुत इजी से सवाल है, आपको बस उसे ओपन करना आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि एक्स बी वाई है, तो यहाँ पर इसको ओपन करने का तरीका सिर्फ ये होता है कि इसका कॉफिशिएंट एक्स है तो एक्स इंटू एस, और इधर आप लिखोगे वाई इंटू एस। और अगर इसके लिए आपको के एस पी का एक्सप्रेशन लिखना है तो आप क्या लिखोगे बेटा, दैट एक्स एस, है ना, इसकी पावर कितना एक्स, और वहीं पे वाई एस की पावर कितना वाई। यही हमने किया है। अब देख लो बेटा, सेम इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है, ट्राई कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, बनेगा बेटा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है ये सेशन। यस ध्यान से देखेंगे बेटा। अगेन क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बोला है, सॉल्युबिलिटी पूछी है इसकी सॉल्ट की पानी के अंदर। ओपन करते हैं, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड अगर ओपन होगा तो हम लिखेंगे Cr प्लस 3 OH माइनस, यही लिखेंगे। अगर इसका सॉल्युबिलिटी S है तो इसका हम लिखेंगे 3S। क्या लिखेंगे बेटा, 3S। तो KSP बराबर क्या हो जाएगा, S इंटू 3S का क्यूब हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं KSP बराबर 3 3 9, 9 3 27, 27S की पावर 4। S बराबर हम कितना लिख सकते हैं, KSP अपॉन 27 होल दी पावर 1/4। देखना बेटा KSP कितना गिवन था, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30। कौन सा रिलेशन इससे मैच कर रहा है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 अपॉन 27 होल दी पावर 1/4। क्लियर है बेटा एकदम? करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अब देखो, बफर सॉल्यूशन से आपका न्यूमेरिकल तो बनता ही बनता है, लेकिन वहां से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, और ये लाइंस एनसीईआरटी से उठकर आती हैं और हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं बेटा। बहुत आसान सा सवाल है, बनाइए इसे। क्या कह रहा है सवाल, देखिए ध्यान से और सॉल्व कीजिए इसे। क्वेश्चन कह रहा है दैट aqueous solution of ammonium carbonate is basic। ओके, स्टेटमेंट 2 कह रहा है acidic basic nature of salt, solution of salt of weak acid and weak base depends on Ka and Kb of acid and base will forming it। ध्यान से देख लो बेटा, क्या लग रहा है आपको, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
मैं आज करेक्ट इनकरेक्ट के 2 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूं। अगर मैं बात करूं अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट अगर इसे पानी में मिला दिया जाए तो आपके पास क्या बनेगा, NH4OH, और आपके पास बनेगा H2CO3। H2CO3 वीक एसिड है और NH4OH क्या है बेटा, NH4OH वीक बेस है। तो इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, यानी कि जब इन्हें पानी में मिलाया जाएगा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो सॉल्यूशन यहां से बनकर आएगा वो नेचर में बेसिक होगा। ठीक है जी। सेकंड क्या कह रहा है, एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। किसी का भी एसिडिक नेचर जो होता है सॉल्ट के सॉल्यूशन का, वो डिपेंड करता है Ka और Kb पे। बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है बेटा, कि ये Ka और Kb पे डिपेंड करता है। क्लियर है जी, देख लीजिए ध्यान से, है ना, यही स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ka आपको दे रखा है बेटा एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड CH3COH को बोलते हैं। मैं जानबूझ के कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव लेकर आ रही हूँ बेटा, ताकि आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से हो, आप सिर्फ तुक्के ना लगाएं। अगर आज का ये सवाल आपने देखा है तो पहले सवाल को आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद इसको आंसर कीजिए। ठीक है, मतलब उसके बाद आप सॉल्यूशन, आप यहाँ पे पॉज करके भी देख सकते हैं अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं तो। ठीक है, तो आपको एसिटिक एसिड का और आपको NH4OH का, दोनों का आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, that is given 1.8 into 10 to the power minus 5 and that is given 1.8 into 10 to the power minus 5। दोनों एकदम बराबर है। आपसे पीएच पूछ रहा है अमोनियम एसिटेट का, NH4 CH3CO माइनस NH4 का। देखो बेटा CH3COH खुद क्या है बेटा, ये खुद एक वीक एसिड है, और NH4OH क्या है बेटा, ये एक वीक बेस है। अगर दोनों को मिलाया जाए तो ये क्या बनाएंगे, CH3COONH4। इसको कह रहे हैं हम अमोनियम एसिटेट, और ये सॉल्ट है किसका बेटा, दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। और वीक एसिड और वीक बेस के केस में मात्र एक ही फॉर्मूला लगता है, और वो फॉर्मूला क्या है बेटा, दैट pH बराबर 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। क्योंकि बेटा वीक एसिड और वीक बेस के केस में कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है pH। क्लियर। सो ना इन दैट केस आप बताइए क्या आंसर हो जाएगा, Ka Kb दोनों सेम है तो pKb भी सेम आएगा, कैंसिल, pH बिना पेन उठाए हो गया 7। क्लियर टू ऑल, देख लीजिए ध्यान से, क्लियर हो गया बेटा सबको, देख लो बेटा सभी बच्चे ध्यान से। और आज की क्लास का, आज के सेशन का आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करिए बेटा इसे सॉल्व एवरीवन, जल्दी से सभी बच्चे। आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व कीजिए इसे। क्या कह रहा है सवाल, अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान सा सवाल है, आप ट्राई करके देखिए एक बार। यस एवरीवन, यस सभी बच्चे ट्राई करेंगे। जब भी आप असर्शन पढ़ते हो बेटा उसके आगे बिकॉज लगा दो, उसके आगे आप बिकॉज लगा दोगे, आंसर आपको खुद क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन, यहां पढ़िए ध्यान से। यस, अ बफर सॉल्यूशन इज द मिक्सचर। क्या बोला है क्वेश्चन ने, कि बफर सॉल्यूशन जो होता है वो मिक्सचर होता है सॉल्ट का एंड एसिड और बेस का, मिक्स्ड इन एनी पर्टिकुलर क्वांटिटीज। ना जी ना, बफर सॉल्यूशन तो या तो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट मिलकर बना सकता है, या सॉल्ट ऑफ, एक तो वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि मिक्सचर होगा वीक एसिड का और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। या फिर बेसिक बफर कैसे बनता है बेटा, है ना, इसको मैं लिख ही देती हूं, है ना। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन दो तरीके से पॉसिबल है, एक जो कि सिंगल कंपोनेंट वाला होता है, एक जो कि कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, सिंगल कंपोनेंट वाला।
और सिंगल कंपोनेंट वाला जो होता है दैट इज सिंपली मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। और अगर मैं बात करूं बेटा दैट इज ऑफ मिक्स्ड कंपोनेंट, तो मिक्स्ड कंपोनेंट में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं बेटा एसिडिक बफर, और एक होता है जिसे हम कहते हैं दैट इज बेसिक बफर। एसिडिक बफर की अगर बात करें तो कौन मिलकर बनाता है बेटा, दैट इज सिंपली मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर होता है, दैट इज मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और बेसिक बफर कौन बनाता है, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट्स ऑल। इसके पीएच का फॉर्मूला बड़ा फिक्स है, दैट इज 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। एसिडिक बफर का पीएच बराबर pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। इधर बेसिक बफर में पीओएच का फॉर्मूला होता है, कई बच्चे इसे पीएच मान लेते हैं, दैट इज pKb प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो यहां से पीओएच निकालकर फिर पीएच कैसे निकालते हैं, 14 माइनस पीओएच से। दैट इज अबाउट बफर। क्लियर? सो इस क्वेश्चन में बेटा जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, दैट इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, ब्लड एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है बफर सॉल्यूशन जिसका पीएच मेंटेन होता है बाइकार्बोनेट एंड H2CO3 कंसंट्रेशन से, ये एकदम करेक्ट है। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड सेकंड 1 इज ट्रू। सो करेक्ट आंसर हियर विल बिकम ऑप्शन ए। क्लियर टू ऑल? तो आज की कार्यवाही, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आज अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। अगले सेशन में हम और अच्छे से और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आप पढ़कर आइएगा, ठीक है? आपको सिलेबस पता ही है, पहले ही पता चल जाता है कि किसका लेक्चर आने वाला है और नेक्स्ट सैटरडे हम लोग मिलने वाले हैं। तो अच्छे से अपनी तैयारी करिए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए all the very best. Always stay happy and always stay motivated. Clear है जी? ठीक है, टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड डे, हेड्स ऑफ।